अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगस्त 2022 का करंट अफेयर्स का सवाल पूछा गया है। तो पीएम मोदी जी ने जो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है वो पंजाब के मोहाली, जो न्यू चंडीगढ़ है मोहाली, यहाँ पर जो मुलालपुर जगह है, तो मोहाली डिस्ट्रिक्ट पंजाब में मुलामपुर में 24 अगस्त 2022 को, और यहाँ पर फंडिंग हुई है 660 करोड़ की केंद्र सरकार की तरफ से। अगला करंट अफेयर का सवाल है बजट का। 2023-24 के बजट के अनुसार निगम कर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो राजस्व के प्रत्येक 1 रुपये में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कितने पैसे का योगदान दे रहा है? तो 15 पैसा का, यानी 15% आप कह सकते हो, 15% है, या 1 रुपये का 15 पैसा यानी 15% का योगदान दे रहा है निगम कर। और जीएसटी कितना परसेंटेज का योगदान दे रहा है? तो जीएसटी दे रहा है प्रत्येक रुपये में 17 पैसे का, तो जीएसटी आपको 17% और कॉर्पोरेट टैक्स है वो 15% का। 1982 में एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? 1982 में एशियन गेम्स की बात करें तो ये दिल्ली में हुए हैं। आपको पूछ रहे भारत में अब तक एशियन गेम्स को याद रखना है, एशियाड भी बोला जाता है। तो भारत में अब तक 2 बार एशियन गेम्स हुए हैं, 2 बार ही दिल्ली में हुए हैं। सबसे पहला एशियन गेम है ना 1951 में हुआ था, और पहला ही एशियन गेम इंडिया में हुआ था, और दूसरा एशियन गेम इंडिया में 1982 में हुआ है। तो अब तक 2 बार भारत में एशियाड इंडिया में हो चुके हैं। और ये आयोजित कौन कराता है एशियन गेम्स को? तो इसको ओसीए यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। 2022 में जो टाइटल है 2022 एशियन गेम्स का, ये 2023 में होने वाला है, अक्टूबर 2023 में। ये कौन सा एशियन गेम्स है? तो याद रखना ये 19वां एशियन गेम्स है। और इससे पहले 2018 में हुआ था ना, वो 18वां एशियन गेम्स था जो जकार्ता पालमबांग इंडोनेशिया में हुआ था, जहाँ पर भारत की रैंक 8वीं रही थी, 16 गोल्ड मेडल थे। और अभी नेक्स्ट जो 2023 में अभी हो रहा है, उसके बाद 2026 में होगा, वो दोस्तों जापान में होगा, नगोया जापान। नेक्स्ट 2023 में ये सभी समर भी होता है एशियन गेम्स, और विंटर भी होता है। तो 2026 का समर नगोया जापान, 2030 का समर दोहा कतर में, 2034 का समर एशियन गेम्स ये रियाद में होगा, और बाकी विंटर गेम्स 2029 में नेक्स्ट होने वाले हैं एशियन गेम्स, ये सऊदी अरेबिया में होगा। और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? द रेस ऑफ माई लाइफ है मिल्खा सिंह की पुस्तक है। मिल्खा सिंह एथलीट हैं, भारतीय धावक हैं, और इनका 18 जून 2021 को निधन हुआ है। इनके कुछ रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये ओलंपिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष थे, जो कि रोम में 1960 के ओलंपिक खेल में 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे। एशियाई खेल में ये 400 मीटर रेस में गोल्ड 1958 टोक्यो और 1962 जकार्ता में ले चुके हैं। 200 मीटर में 1958 टोक्यो में ये भाग लिया है। 4x400 मीटर रिले 1962 जकार्ता में भाग लिया है। नेक्स्ट सवाल है, इलियास खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इलियास खान की बात करें तो ये लखनऊ घराने के बिलोंग करते हैं और सितार वादक है। सितार वादक में पंडित रविशंकर का नाम आता है, विशेषकर यहाँ से पूछा जाता है। निखिल बनर्जी भी सितार वादक है, विलायत खान भी सितार वादक है। सितार और सरोद वादक से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल टीचर्स बार बार रिपीट करती हैं, तो सरोद वादक और सितार वादक आपके रट्टे हुए होने चाहिए। सरोद वादक की बात करें, ये ऑलरेडी प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल आ चुका है। उस्ताद अमजद अली खान किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर रहे हैं? तो उस्ताद अमजद अली खान और एक अकबर अली, ये अकबर खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां भी आता है, अयान अली खां, अमान अली, ये सभी सरोद वादक हैं। तबला वादक में अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, शामता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज, ये सभी ये दोस्तों तबला वादक। शहनाई वादक में बिस्मिल्ला खान का नाम आता है, एसबलेस का आता है, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, ये है शहनाई वादक। कौन सा महाजनपद नहीं है? तो आपको पता होगा, काफ़ी बार यहाँ से महाजनपद से उसकी राजधानी से पूछा जाता है कि गलत सुमेलित महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो महाजनपद है सोहला। तो सोहला महाजनपद विद उनकी कैपिटल आप देख सकते हो, जैसे काशी महाजनपद है, उसकी राजधानी वाराणसी है। कौशल महाजनपद है, उसकी राजधानी सारस्वती है। अंग महाजनपद, उसकी राजधानी चंपा है। और चेदी जो महाजनपद है वो शक्तिमती इसकी कैपिटल है। वश की कौशाम्बी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुरु जो महाजनपद है, इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल है। पांचाल की है इसकी अहिस्त्र पांचाल की है। मत्स्य महाजनपद की विराटनगर इंपोर्टेंट है। और सुरसैन की मथुरा है। अश्मक महाजनपद है, इसकी कैपिटल क्या है? पैठान, प्रतिष्ठान आप बोल सकते हो। अवंती महाजनपद उज्जैन इसकी कैपिटल है। गांधार महाजनपद तक्षशिला। कंबोज है, इसके हाटक है। वजी की है वैशाली। मल की है
कुशीनगर, मगध की है गिरिवर्ज या राजगृह। ये तो 16 महाजनपद इसकी कैपिटल, याद रखिएगा। अगला सवाल है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया था 885 एडी से 1050 एडी में। प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ सवाल है खजुराहो का, और इजी सवाल है। इसको कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि हमने बताया आया, क्योंकि इजी वाले सवाल तो हर कोई बताता है और सभी स्टूडेंट को पता रहता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने किया है और 885 एडी से 1050 एडी के मध्य। अब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, वो 1986 में किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और ये है कहाँ पर? खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है। ये छतरपुर मध्य प्रदेश में दोस्तों, जहाँ पर हिंदू और जैन धर्म की स्मारक है। खजुराहो में हिंदू धर्म के भी हैं और जैन धर्म के भी है। अब मंदिर से एक दो और मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा जाता है, एक लिंगराज मंदिर पूछा जाता है, एक जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, इनका अक्सर आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो लिंगराज मंदिर है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिर। इसका निर्माण लिंगराज का ययाति केसरी ने किया था 11वीं शताब्दी में। ध्यान रखना, लिंगराज टेम्पल ययाति केसरी। जो बृहदेश्वर चोल टेम्पल है तंजावुर में, बृहदेश्वर मंदिर आपको पता होगा, तंजावुर तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण काफी बार आ चुका है। राजा राज चोल प्रथम, इन्होंने 1003 से 1010 एडी 11वीं शताब्दी में यही भी मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर भी निर्मित हुआ है। 11वीं में लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है। क्योंकि तंजावुर में ऐसे आप देखेंगे तो 3 चोल मंदिर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो 3 चोल मंदिर कौन से हैं? एक तो बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि तमिल किंग राजा राज चोल प्रथम ने इसका निर्माण किया था। और गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है, ये 1035 में राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा निर्मित है। द्रासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये राजेंद्र चोल द्वितीय के द्वारा निर्मित है 12वीं शताब्दी में। ये चोल टेम्पल तीनों का पूछा जाता है। 3 चोल मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के अनुकरणीय उदाहरण है और इसे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स आप बोलेंगे संयुक्त रूप से, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी शामिल है 1987 में। तो मंदिर में कोणार्क सूर्य मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण नरसिम्हदेव प्रथम ने करवाया था, जो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा रहे हैं। कलिंगा, ये कोणार्क सूर्य मंदिर किस वास्तुकला में निर्मित है? तो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में निर्मित है, पूरी उड़ीसा में है। करगम नृत्य का पूछा है, एक स्टूडेंट ने बताया कि कर्मा नृत्य का, दोनों को बता देता हूँ, बाद में काफी स्टूडेंट ने करगम का कंफर्म किया। कर्मा नृत्य पूछे तो आप छत्तीसगढ़ करेंगे। कर्मा नृत्य हैं, ये छत्तीसगढ़ का है, आदिवासी नृत्य हैं और ये गोंडवाना की लोक संस्कृति से संबंधित हैं। और बाकी आप करगम नृत्य पूछे तो तमिलनाडु का है। करगम तमिलनाडु का, जो पुरुष नर्तक इसको करते हैं, धोती माला पहनते हैं, करस पानी से भरा हुआ, उसमें चावल का धारण करके, ये करगम नृत्य तमिलनाडु का है। कर्मा पूछे तो छत्तीसगढ़ का। फसल कटाई तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है? अब फेस्टिवल से लगभग 3 से 4 सवाल दिखे गए हैं, तो ये तो रट लो भाई, 3 से 4 सवाल फेस्टिवल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे यहाँ पर फसल कटाई तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार है, तो आप कहेंगे फसल कटाई तमिलनाडु का फसल उत्सव है पोंगल। इसी प्रकार आप देखेंगे असम का फसल उत्सव है बिहू, जो उत्तर पूर्वी भारत में फसल उत्सव है। पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम भी फसल उत्सव है, जो केरला का है। ये 14-15 जनवरी को है पोंगल तमिलनाडु का। गौरी, हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गौरी, हाथीमना और गैर नृत्य ये राजस्थान के नृत्य हैं, भील जनजाति करते हैं। विशेषकर गैर का यहाँ पर सवाल था, भील जनजाति। बाकी आप राजस्थान के नृत्य देखेंगे तो ये सभी नृत्य कालबेलिया है, यूनेस्को अमूर्त विरासत भी 2010 में ऐड हुआ है। भवई नृत्य हैं, शंकरिया, पनिहारी, इंढानी, अग्नि नृत्य, फायर डांस, तेहरा ताली, गौरी, लंगूरिया, घूमर, घुड़ला, ये सभी राजस्थान के फोक डांसेज है। राजस्थान में चक्री और धाकड़ नृत्य है, कंजर जनजाति। जैसे गैर का पूछा तो भील है, ठीक है। चक्री नृत्य कंजर है, चरी नृत्य गुर्जर है, लूर नृत्य कूद है, जावड़ा है, मंदल है, ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा। संविधान में प्रस्तावना किसकी गरिमा को बढ़ावा देती है? प्रस्तावना की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए, व्यक्ति और राष्ट्र की एकता अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच बंधुता को बढ़ावा देती है। तो भाईचारा बंधुता हो जाएगा करेक्ट। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों ये हुआ है 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, तो यहीं पर प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की है, मुंबई में हुआ है 1885 में। आपको पूछ ले कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की और ये इनके महासचिव थे। ए.ओ. ह्यूम। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम।
काफ़ी बार कांग्रेस के अधिवेशन की विभिन्न व्यक्तियों की अध्यक्षता का पूछ लिया जाता है कि 1938 में कौन थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी एकमात्र 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है। नेहरू जी ने 1929 के लाहौर और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की, एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को मेंशन कर रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी ने 1886 1906 की कलकत्ता अधिवेशन और 1893 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। प्रथम अधिवेशन हो चुका है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको पूछ ले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय नहीं थी ये, भारतीय महिला अध्यक्ष प्रथम सरोजिनी नायडू है। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और बाकी भारतीय महिला की जब बात आती है तो कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला थी वो नीली सेन गुप्ता थी। आईएनसी सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता के बाद पहली महिला थी इंदिरा गांधी। सोनिया गांधी है लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएनसी प्रेसिडेंट है, सबसे लंबे कार्यकाल की आईएनसी के अध्यक्ष रहने वाली। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं, केंद्र किस कोशिका में पाया जाता है। तो केंद्र की युक्त जो कोशिका है उसे आप यूकैरियोटिक सेल बोलते हो, जिसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्लीबद्ध आपको कोशिकांग मिलेंगे, जिसमें केंद्रक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें झिल्ली युक्त नहीं होते। तो कोशिका झिल्ली युक्त कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक है। सवाल पूछा जाता है कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, तो वो राइबोसोम है। राइबोसोम इन दोनों में पाया जाता है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट वाला है, कवक किस सतह पर उग सकता है। कवक काफ़ी सतह, लकड़ी उग सकता है, कपड़े पर उग सकता है, वॉलपेपर है, छत टाइल वगैरह, यहाँ पर कवक है वो पनप सकता है। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में जब बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, जैवमंडल रिजर्व की बात करें, तो वर्तमान में 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। इन 18 में से पूछा जाता है यूनेस्को के एमएबी लिस्ट में कितने हैं। यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत इन 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब लेटेस्ट का पूछ लिया जाता है 12वां बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की एमएबी लिस्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया। 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, वैसे 18 लेकिन 12 यूनेस्को में है एमएबी लिस्ट में। और इन एमएबी लिस्ट में पहले 11 थे, 12वां 2020 में ऐड हुआ। और 12वां जो बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ है एमएबी में वो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इससे पहले 11वां 2018 में हुआ था जो था कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में। अब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल है या फिर नहीं है। तो ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व याद रखिएगा। 12 में यहाँ पर 2 तो हो चुके हैं, पन्ना और कंचनजंगा। इसके अलावा नीलगिरी 2000 में हुआ है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरवन है, नंदा देवी है, कोकरक है, पंचमढ़ी हैं, सिमलीपाल हैं, और अचनकमार अमरकंटक है, ग्रेट निकोबार है, अगस्त्य मलाई है, कंचनजंगा है, पन्ना है। ये सभी बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को के एमएबी लिस्ट में। निर्माण के तरीके के आधार पर कौन सा चट्टान का रूप नहीं है। चट्टान के 3 रूप हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आग्नेय में मैग्मा और लावा के जमने से बनती है। आग्नेय के उदाहरण में ग्रेनाइट और बेसाल्ट का नाम आता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसका उदाहरण। ग्रेनाइट बेसाल्ट आग्नेय है, बलुआ पत्थर चूना पत्थर अवसादी हैं, फाइलाइट है, सिस्ट है, नीस है, क्वार्ट्ज है, मार्बल है, ये सभी रूपांतरित है जो आग्नेय और अवसादी से कन्वर्ट होकर बनी है। मैग्नस कार्लसन किस स्पोर्ट के खिलाड़ी, इजी सवाल है। शतरंज, चेस के खिलाड़ी है, नॉर्वे के हैं ये, ठीक है। नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन। भारत के प्रमुख शतरंज खिलाड़ी टॉप 10 बताऊं तो विश्वनाथन आनंद फर्स्ट रैंक पर है, उसके बाद डी गुकेश है, फिर विदित गुजराती है, पेंटाला हरिकृष्ण है, अर्जुन इर्गसी है, अभिजीत गुप्ता है, ठीक है, प्रगनंदा है, निहल शरण है, और नारायण एसएल है, अरविंद चिदम्बरम है। ये कुछ 10 भारत के प्रमुख शतरंज प्लेयर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री आप सेंटीग्रेड बोलते हो, जिसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है। ये विशेषकर ध्यान रखना, 98.6 है। तो डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में कन्वर्जन के लिए काफ़ी बार इसका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला है F-32/9 बराबर C/5। जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे सेंटीग्रेड में आपको दे रखी है तो आप सेंटीग्रेड में 37 रखिएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉरेनहाइट में निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, काफ़ी बार आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल, किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। किस अपराध में, जब संज्ञेय अपराध होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उस केस में डायरेक्टली बिना कोर्ट के आदेश के, बिना वारंट के आप पुलिस अरेस्ट कर सकती है। संज्ञेय अपराधों में हत्या आ जाता है, बलात्कार आ जाता है, चोरी, अपहरण, जालसाजी है, ठगना वगैरह, ये सभी शामिल है संज्ञेय अपराध में।
फिर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले अरेस्ट कर देगी, बाद में वो बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू हो जाती है 24 घंटे के। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये कथन आधारित एक सवाल था। जब सूती वस्त्र उद्योग की बात आई तो भारत में पहली कॉटन मिल है ना, वो कलकत्ता में बनाई गई थी 1818 में। बॉम्बे में पहली मिल हुई थी 1854 में शुरू। भारत कपड़ा उत्पादन के मामले में सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन करता है महाराष्ट्र राज्य। अब कुछ सवाल हैं, जैसे एमिकास क्या है, इसका एग्जैक्ट सवाल मिल नहीं रहा है। एमिकास क्या, कुछ ग्रासलैंड से संबंधित ये सवाल पूछा गया, घास के मैदान से। दक्षिण में मराठों द्वारा लगाया गया कर कौन सा है? तो साउथ में, दक्षिण में मराठों द्वारा जो कर लगाया गया है वो है दोस्तों, एक तो चौथ कर है, एक सरदेश मुखी है। चौथ कर शिवाजी द्वारा अमीरों पर लगाया गया है, जो कि चौथ यानी 1/4 हिस्सा अपनी इनकम का देना पड़ता था, 1/4 हिस्सा, जो सैनिक कार्य हेतु धन एकत्रित हो सके। सरदेश मुखी ये उपज का, इनकम का 10% था, सरदेश मुखी है, जो कि प्रधान मुखिया हैं उनसे लिया जाता था एक तरीके से। एक बैंक वैश्वीकरण 2021 से सवाल पूछा गया है इसके लेवल से। एक हिमाचल प्रदेश में कोई त्यौहार मनाया जाता है, उसका सवाल था। तो 25 में से लगभग 25 के आसपास सवाल यहाँ पर आपके सामने हैं। एक दो सवाल हैं, थोड़ी लैंग्वेज सही नहीं मिली है, वो आप स्पष्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन